आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अपने कर्तव्यों के नमस्कार। सवाल तो बनता है में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। योगी 2.0 सरकार की शपथ आज पूरी हुई और योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से सीएम पद की शपथ ली, लेकिन इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और उसके बाद फिर 50 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अब ये कुल आंकड़ा 52 का है। तो 52 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 12 स्वतंत्र प्रभार हैं और 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इसमें पूर्व में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, मोहसिन रजा समेत पिछली सरकार के 20 मंत्रियों को इस सरकार में जगह नहीं मिली है। तो आज जो शपथ हुआ उसकी कुछ तस्वीरें पहले आप देखिए कि किस तरह से कुछ नए कुछ पुराने चेहरों के साथ आज एक बार फिर से योगी 2.0 के इस मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण कर ली है। लेकिन अब यहां से आगे का जो कार्यकाल रहेगा योगी आदित्यनाथ का, वो किस प्रकार का रहेगा। इस मंत्रिमंडल को अगर हम लोग देखें तो इसको किस तरह से देखा जाए, क्या इसमें सभी को साधते हुए या पूरी तरह से सभी का ध्यान रखते हुए क्षेत्रीय संतुलन की बात करें, जातिगत समीकरणों की बात करें, क्या वो सब इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। और योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज शपथ ग्रहण की गई दोबारा, ये तमाम तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ ने एक भव्य कार्यक्रम में शपथ ग्रहण की उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा से उन्होंने, और उसके बाद उनके साथ उनका जो मंत्रिमंडल है वो भी आज शपथ लेता हुआ नजर आया। ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम चेहरे हम आपको इस समय दिखा रहे हैं जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। तो आज मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते हुए क्या कुछ कहा, एक बार इसको सुनिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी तो चलिए एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंचे हुए हैं जहां पर बैठक हो रही है नए मंत्रियों के साथ में, और ये बैठक 7 बजे ही प्रस्तावित थी। और आप देखिए 7 बजे योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की पहली बैठक, एक तरफ आप देख रहे हैं शपथ होती है और दूसरी तरफ 7 बजे ही सभी कैबिनेट मंत्रियों को लोक भवन बुलाया गया है, जहां पर आप आज से ही देखें कि जो कामकाज है वो शुरू होने वाला, और इसलिए ये कैबिनेट की बैठक भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आज सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक के अंदर पहुंच रहे हैं। और कैबिनेट की पहली बैठक है, यानी कि 18 जो मंत्री आज कैबिनेट के तौर पर शपथ जिन्होंने ली है, उन सभी नए मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ये बैठक करने वाले हैं।
तो ये बड़ी जानकारी है। अब से कुछ देर में ही लोक भवन में ये बैठक जिसकी शुरुआत होगी नए मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री आज ये बैठक करेंगे। तो कैबिनेट बैठक है, इसलिए कैबिनेट स्तर के मंत्री आज इस बैठक में पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। हालांकि 2017 में भी योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उसी दिन इसी तरह से कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, यानी कि कार्यशैली अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ की यही है और इसी तरह से वो बैठक करके ये संदेश है कि काम और उस पर फोकस और वो परफॉर्मेंस ही आधार बनेगी आगे। और इसलिए आप देखें कि आज भी एक तरफ शपथ होती है और दूसरी तरफ ये कैबिनेट की बैठक, क्योंकि नए मंत्री भी इस बार कैबिनेट के अंदर शामिल हैं और इसलिए उनके साथ बैठ करके आज एक बार फिर से अहम ये जो चर्चाएं हैं वो होंगी। एक बार फिर से कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं आज के इस शपथ ग्रहण समारोह की। पहले तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आज का ये जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह है वो किस तरह का रहा। ये कुछ प्रमुख चेहरे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने आज मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसमें आप देखेंगे एक तो देखिए संजय निषाद, एक बार उनको मंत्री के तौर पर अब इस बार शपथ दिलाई जा रही है। नितिन अग्रवाल आप देखें, राकेश सचान को आप देखें, लक्ष्मी नारायण चौधरी को देखें, जितिन प्रसाद एक बार फिर से शपथ लेते हुए, नंदगोपाल नंदी एक बार फिर से शपथ लेते हुए, धर्मपाल सिंह मौर्य को शपथ दिलाई गई, योगेंद्र उपाध्याय को शपथ दिलाई गई। और इसी तरह से आपने देखा कि आज कुल 52 ऐसे चेहरे थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। बहुत सारे नए चेहरे इस बार आपको यहां पर मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए देखे और कुछ ऐसे भी चेहरे जो आपने देखा है कि रिपीट भी हुए हैं और इसमें कुछ ऐसे भी जिनका पद आप देखेंगे तो परिवर्तित हुआ है, जिसमें सबसे अहम रहा ब्रजेश पाठक का नाम। हालांकि पहले भी वो कैबिनेट मिनिस्टर थे लेकिन इस बार उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा आज का कार्यक्रम और अब कैबिनेट की बैठक भी होनी है। यहां पर क्या संदेश होता है, क्या निर्णय लिया जाता है आज पहली कैबिनेट के अंदर, या औपचारिक तौर पर यहां पर मंत्रियों के साथ समीक्षा होनी है या बातचीत होनी है, यह देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलता है। लेकिन अब चूंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं और अब एक तरीके से उसकी तैयारी के तौर पर भी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज ये जो कैबिनेट जिसने आज पूरी तरह से मंत्री पद की शपथ ली वो बहुत कुछ निर्धारित करेगा कि आगे आने वाले समय में इसका जो परिणाम है वो क्या कुछ रहेगा। क्योंकि 15 दिन की आपने देखी एक लंबी एक्सरसाइज चली है, मैराथन बैठकों का सिलसिला रहा, लगातार आपने देखा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकें होती रहीं और उसके बाद आज ये जो स्वरूप आपको ये मंत्रिमंडल का देखने को मिला है उससे आप ये अंदाजा लगाइए कि 2024 की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल इसके साथ ये भी है कि योगी 2.0 यानी कि इस समय प्रदेश के अंदर अब योगी आदित्यनाथ दोबारा से सत्ता में आने के बाद अपनी सरकार को किस तरह से चलाएंगे। जिस तरह के फैसले योगी आदित्यनाथ इसके पहले लेते रहे या जिस विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी जिस छवि को बनाया, अपने इन सहयोगियों के साथ योगी आदित्यनाथ किस तरह से उसको और आगे ले जाएंगे, यह भी एक बड़ी चुनौती होगा। कुछ परिवर्तन जो इस बार हुए हैं, कुछ बड़े चेहरे जो कि इस बार शामिल नहीं हो पाए हैं, उनको कहां पर इस बार एडजस्ट किया जाएगा, इसको लेकर के भी सवाल हैं। तो सवाल बहुत हैं चूंकि प्रदेश में आज मंत्रिमंडल के तौर पर तमाम चेहरों को आपने आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपने देखा है, लेकिन अब इसके क्या मायने और चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। शरद त्रिवेदी जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शरद त्रिवेदी जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मनोज पोरवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, मनोज पोरवाल जी आपका भी स्वागत है। मनोज मिश्रा जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनोज मिश्रा जी आपका भी स्वागत। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विपिन शर्मा जी आपका भी स्वागत। और राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राहुल लाल जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं, अरविंद जी आपका भी स्वागत है। अरविंद जी सबसे पहले आपके ही पास आऊंगा, चूंकि आज जिस तरह से आपने देखा शपथ हुई, तमाम नए चेहरों को देखा, उसके बाद बाहर निकलते हुए भी उनके साथ भी तमाम हमारे सहयोगियों ने बातचीत की है, ओवरऑल नजर डालें तो आपका पहला रिएक्शन इस पर क्या है? ओवरऑल नजर डालने पे मेरा पहला रिएक्शन यह है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी वो इस मंत्रिमंडल में दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो मंत्री बनाए गए हैं वो पिछड़े वर्ग से बनाए गए हैं, 20 मंत्रियों को जगह दी गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझना चाहती है, ये बताना चाहती है कि संख्या के आधार पे काम कैसे होता है और ये करके उन्होंने दिखा दिया। उसके बाद आप देखिए कि अलग अलग बिरादरी से जो है मंत्री बनाए गए हैं, उसमें आप देखिए कि ओबीसी से तो उन्होंने कुल 20 बना दिए। उसके अलावा ब्राह्मण समाज से 7 लोगों को मंत्री बनाया गया है, ठाकुर समाज से जो है वो 6 लोगों को मंत्री बनाया गया है,
उसके अलावा आप देखिए दलित समाज से 8 लोगों को मंत्री बनाया गया है। तो ये जो जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, वो बड़ा अहम है। और इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि भाई जो काम करेगा हम उसको मौका देंगे। और क्षेत्र वार तरीके से कैसे साधा है वो भी मैं बताना चाहता हूं। पश्चिम क्षेत्र से, जो कि इस बार इतना अहम था, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन होने के बाद कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि अमित शाह ने जब चुनाव शुरू होने की घोषणा हो रही थी, उसके पहले जयंत चौधरी को जो है वो ऑफर भी किया गया था कि भाई जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले हैं और जो जाट लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में अपने आप आते हैं, अपने आप समर्थन देते हैं। उसके बाद जयंत चौधरी ने रिएक्शन दिया था। तो इससे लग रहा था कि लड़ाई बड़ी कठिन है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है, वहां से 16 पश्चिम से 16 मंत्री बनाए गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से योगेंद्र उपाध्याय को वहां से मंत्री बनाया गया है, आगरा से चुनाव जीते हैं, वो तीसरी बार विधायक बने हैं। कपिल देव अग्रवाल बुरी तरीके से भौर में फंसे थे, मुश्किल में थे, मुजफ्फरनगर से उनको वहां से मंत्री बनाया गया है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोगों को, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पश्चिम से मंत्री बनाए गए हैं। उसके अलावा आप देखिए अवध क्षेत्र से 6 लोगों को मंत्री बनाया गया है। अवध क्षेत्र अगर की बात करें कि जहां पे आप देखिए अयोध्या का इतना शानदार जो है मंदिर अवध में बनाया जा रहा है। उसके अलावा आप देखिए लखनऊ जो है अवध क्षेत्र में है, डिप्टी सीएम यहीं से बने हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि अवध क्षेत्र को बहुत पर्याप्त तवज्जो इसलिए मिली है क्योंकि यहाँ भी प्रदर्शन बहुत शानदार था। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ। उसके अलावा अगर आप देखिए रुहेलखंड से 5 लोगों को मंत्री बनाया गया है, पूर्वांचल से 15 लोगों को मंत्री बनाया गया और बुंदेलखंड से 4 लोगों को मंत्री बनाया गया है। और ये मंत्रियों का जो समीकरण है, आप देखिए पूर्वांचल से कुल 15 लोगों को मंत्री बनाया गया है। यानी पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई थी, लेकिन अपने गठबंधन के साथियों को भी कैबिनेट में उन्होंने जगह दी। संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाया, आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाया। और एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं आयुष की, बनारस से दयाशंकर मिश्रा दयालु का मंत्री बनाया जाना हर किसी को चौंकाता है, क्योंकि दयाशंकर मिश्रा दयालु न तो विधान परिषद के सदस्य हैं, न ही विधायक हैं। और वहां से चुनाव जीते हैं नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, अवधेश सिंह, लेकिन वहीं से अनिल राजभर को भी मंत्री बनाया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दयाशंकर मिश्र को ये जो है ये पारितोषिक इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने चुनाव में अच्छा काम किया। तो हमारा कहने का मतलब है कि पार्टी, संगठन और मुख्यमंत्री खुद ये चाहते हैं कि आने वाला जो समय है उसमें इतनी चुनौतियों का सामना उनको न करना पड़े। चलिए आप इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच चूंकि बड़ी जानकारी उस पर भी एक अपडेट ले लेते हैं। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस बीच मौजूद हैं। रवि, कैबिनेट की बैठक होनी है इस समय, जानकारी क्या है आपके पास? रवि, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, रवि तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं शरद जी का रुख करता हूं। शरद जी, अरविंद जी ने अभी जो आकलन किया, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा कि इस बार इस मंत्रिमंडल के अंदर बड़ी बदली हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तो इस मंत्रिमंडल को, और दूसरा ये जो परिवर्तन हुए हैं उसके पीछे के क्या कारण समझे जाएं? मैं चैनल हेड चतुर्वेदी जी साहब की आवाज नहीं सुन पा रहा था, लेकिन जो आपने प्रश्न किया है उसमें पार्टी कई तरीके से इसको देखती है कि लोगों ने क्या काम किया, लोगों को का रुझान किस तरफ था, उनकी लोकप्रियता क्या थी, तो किस तरह उन लोगों ने काम किया है मंत्रालय में, मंत्रालय के बाहर, उसके ऊपर ये फैसला लिया जाता है। और ये पार्टी का एक निजी मामला है कि किसको क्या पदभार देती है और जिनको नहीं दिया उनको आगे क्या देना है, या उन्हें उनका कोई पदभार बदला जाएगा, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। और जब इसका फैसला होगा तो ये चीज सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी चीज अहम है कि जिस वजह से जनता ने हमको जिता के लाई है, उस काम पे हमको दोबारा से आना है। जैसे बाकी लोग सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे, हम सोशल डिलीवरिंग कर रहे थे। तो हम लोगों ने जिस तरह काम किया है, जिसपे जनता का हमें चौथी बार आशीर्वाद मिला है, 2 बार लोकसभा में, 2 बार विधानसभा में, तो उस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट पूरा करना है। क्योंकि वायरस के चक्कर में बहुत से काम अधूरे रह गए थे, उनको हमें पूरे करने हैं। अभी जो लोगों को भोजन दिया जा रहा था, 15 करोड़ लोगों को
उसके लिए पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका है कि उसको अगले 2 साल तक लागू रखा जाएगा, क्योंकि अभी अर्थव्यवस्था उतनी सशक्त मजबूत नहीं हुई है। और जैसे रोटी कपड़ा और मकान और बिजली सड़क पानी का मुद्दा पहले ही खत्म कर दिया गया था, हम लोगों ने जो खेल के नियम बदल दिए, उसी तरह से हम लोग आगे भी काम करेंगे। अब उड़ान स्कीम की बात हो रही है, हवाई अड्डों की बात हो रही है, डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही है, मेट्रोज की बात हो रही है, जिस इन सब चीजों के लिए हमको जनता लेके आई चलिए है। शरद जी, आज बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी तो ट्वीट कर रहे हैं कि आपने तो उनके ही बनाए स्टेडियम में चले शपथ ले ली, और शपथ लेते हैं कि अगर आप ये भी कि आप जनता की सेवा करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। आज भी कटाक्ष उन्होंने किया। मनोज जी का एक मैं रिएक्शन इस पर जरूर लेता हूं। ठीक है सर, मैं आऊंगा, आज मेरे पास मेहमान बहुत हैं। मनोज जी, एक रिएक्शन। आज तो कम से कम बधाई दे देते, लेकिन आज अखिलेश यादव जी आज भी तंज कसते हुए दिखे। मनोज जी। आयुष जी, मुझे लगता है जिस तरीके से योगी जी ने व्यक्तिगत तौर पर फोन करके बुलाया, बड़ा कद किया, आना चाहिए था, और मैंडेट जिसको जो भी मिला उसके बाद चीजें आगे बढ़ जाती। अब चलिए बात कर लें आज के मंत्रिमंडल या योगी सरकार 2.0 की शुरुआत आज से हो गई है। बड़े कद के बहुत सारे नेता इस मंत्रिमंडल में नहीं शामिल हो पाए, दिनेश शर्मा से लेकर के सिद्धार्थनाथ सिंह से लेकर के, लेकिन वहीं ब्रजेश पाठक का प्रमोशन हुआ है। अरविंद भाई साहब जैसे अभी चर्चा आपसे कर रहे थे, या ठीक कह भी रहे थे, कि चाहे वो आगरा हो, चाहे वो अवध प्रांत हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, 2024 के चुनाव और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में देखा था, सदन पे प्रधानमंत्री का बयान, और उसी का रूप कहीं न कहीं आज योगी मंत्रिमंडल में भी हमको दिखा है। आज काम तो लोग करेंगे, क्योंकि योगी के नेतृत्व में और जवाबदेही ज्यादा बन जाती है, सरकार रिपीट हुई है, लोगों ने ज्यादा भरोसा दिखाया है, और 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में इतिहास बना है, तो वादे भी पूरे कर रहे हैं। और जब सरकारें रिपीट होती हैं तो पुराने वादे और आने वाले काम का भरोसा रहता है, तो लोग ज्यादा उम्मीद करते हैं। लेकिन जातिगत समीकरण के साथ साथ बहुत सारे चेहरे नए हैं, बहुत सारे चेहरे या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, और पुराने लोगों को हटाना, नए लोगों को ले आना, और अब चूंकि संगठन में भी कुछ लोग जाएंगे, अच्छी बात से जाना चाहिए, आज मैं बहुत कटाक्ष उसके ऊपर नहीं हूं, लेकिन आप देखिए केशव मौर्य वही बने हुए हैं, उसी तरीके से बने हुए हैं चुनाव हारने के बाद भी। इसका मतलब यह है कि 2014, 2017 और 2019 के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती 22 जीत बात है, वो 2024 की। विपिन जी, जी मनोज जी आऊंगा मैं आपके पास। विपिन जी, आपका भी एक रिएक्शन इसके ऊपर चाहूंगा। इसको ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब बैलेंस है इसके अंदर, या कोई चीज आपको जो चौंका रही है? देखिए, जब हाल फिलहाल में मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ था, तो वहाँ पर भी एक नई बात उभर के आई कि तवज्जो किनको मिली, महिलाओं को मिली, ओबीसी वर्ग को मिली, प्रोफेशनल्स को मिली। वहीं से प्रेरणा लेते हुए जो योगी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, नया कैबिनेट बना है, तो यहाँ पर बड़ा संतुलित वो है, उसमें आपने हर एक वर्ग को साधने की कोशिश करी है, उनको आप साथ लेके आए हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री का भी नारा है, सरकार का भी नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इंक्लूसिव करने की एक अच्छा संदेश दिया है। क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सारा ध्यान अब केंद्रित होगा, क्योंकि ये तो आपने बाजी मार ली सेमीफाइनल के मैच में, लेकिन अब सारा बड़ा वाला जो चुनाव है लोकसभा का 2024 का, उसके लिए रणनीति तैयार करने के लिए सबको यहाँ पर अब मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये बात तय हो गई है इन चुनाव के परिणामों से। पहले 2017 में जब एक प्रचंड बहुमत मिला था एनडीए को, भाजपा को, और यहाँ पर अब एक स्पष्ट बहुमत, क्योंकि उस वैसा वाला बहुमत नहीं मिला, लेकिन स्पष्ट बहुमत था। तो यहाँ पर यह साफ है कि जो जनता है वो 21वीं सदी की, वो विकास को तवज्जो देती है, जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठ के उसको विकास चाहिए। वो जमाने चले गए जब सिर्फ सड़क बिजली पानी से खुश हुआ करते थे, संतुष्ट हुआ करते थे। अब इनको विश्वविद्यालय चाहिए, एम्स चाहिए, एक्सप्रेसवे चाहिए, मेट्रो चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, स्वास्थ्य का स्तर अव्वल दर्जे का चाहिए। कोरोना काल में हमने जी के देखा कैसे किल्लत मची थी, और वेंटिलेटर्स की, आईसीयू बेड्स की, प्राण वायु की, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर सबको कमर कसनी पड़ेगी। जो नारा भी दिया है कि आप आत्मनिर्भर बनाएंगे देश को, स्वदेशी को अपनाना है, और सबसे बड़ी बात है न्यू इंडिया की जो बात करते हैं। लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने बोला था, अपना एक सपना साझा करा था देशवासियों के साथ कि यहां पर हम आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए
बोला था उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। तो अब वो वक्त आ गया है कि आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी है, नीतियां भी है, रणनीति भी है, आपके पास विजन है, रोड मैप है, अब उस पर अमल करना है और यही जनता की अपेक्षा है। अगर आपको स्पष्ट बहुमत मिला है, आप ये दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो आपकी जिम्मेदारी भी डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। और यहां पर जनता चाहती है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश की अहमियत है, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश का एक अलग महत्व है, तो यहां पर अपेक्षाएं, उम्मीदें भी उनसे कई गुना ज्यादा होंगी बाकी राज्यों के मुकाबले। तो ये इससे ज्यादा सुनहरा मौका योगी सरकार के पास नहीं हो सकता कि एक तीर से दो निशाने लगाएं। एक दो अगर अच्छा काम करते हैं, कुछ कीर्तिमान स्थापित करते हैं, अपनी एक 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं जनता को, तो अच्छा संदेश जाएगा। उसका फायदा इनको 2024 के चुनावों में भी होगा और साथ में ये पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। जैसा एक संदेश गया था कोरोना काल में, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, वहां पर कोटा से पहले बच्चों को पहल करी थी बुलाने में योगी आदित्यनाथ ने, तो लोगों को बहुत ये बात भाई थी। और अभी नारा भी चला था चुनावों में, शासन उसको जिसने राशन दिया है। तो ये जो योजनाएं सरकार की रही हैं, जितने लाभार्थी रहे हैं, तो वो ही उसका नतीजा है आज की, जो इनको एक स्पष्ट बहुमत मिला है। इसी काम को आगे लेके जाना है। और आज जो ये कैबिनेट का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो निश्चित बात है कि कोई भी आराम से बैठने वाला नहीं है। और क्योंकि लोक भवन में मीटिंग बुला दी है योगी आदित्यनाथ ने, तो इससे साफ वो अपनी इसी शैली के लिए बिल्कुल विपिन जी वो जाने भी जाते हैं। राहुल लाल जी, आपका भी एक रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। पूरी तरह से आपने देखा, तमाम नामों को हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, आपको कुछ इसमें ऐसा लग रहा है कि जो बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ रहा हो, या कुछ चीजें ऐसी जो आपको लग रहा हो कि ऐसा क्यों हुआ? आपका एक रिएक्शन इसके ऊपर। देखिए आयुष जी, 2-3 चीज़ें तो बड़ा पूरे चीज़ों में देखें, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हो या विपिन जी हो, हम कुछ मामलों पे मुझे थोड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। जबकि देखिए, सोशल इंजीनियरिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने भी कहा कि भाई हम डिलीवरी करते हैं। देखिए, जो मंत्रिमंडल बना है उसमें सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान है, इसमें डिलीवरी देने का भी ध्यान है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखा गया है। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अलग अलग समूहों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था, और उन अलग अलग समूहों को आपने पूरा वो प्रतिनिधित्व दिया, आपने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी दिया, और वो आवश्यक भी है। देखिए, अगर पश्चिम में अच्छा प्रदर्शन हुआ तो पश्चिम में भी मंत्रियों की संख्या रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूर्व में अगर प्रदर्शन खराब हुआ, कई सारे जिलों में जहां पे खाता भी नहीं खुले, लेकिन ध्यान रखा गया है वहां पे कि भाई उधर से भी प्रतिनिधित्व आया, जिससे कि 2024 में उन क्षेत्रों से भी लोकसभा चुनाव के परिणाम भारतीय जनता प्राप्त कर सके। क्योंकि देखिए, समय नहीं है, समय काफी कम है 2024 के लिए। तो अब कोरोना काल ने पहले भी डिलीवरी सिस्टम को बाधित किया था, तो इसलिए अब जनता ने भी उसी अपेक्षा के साथ दिया है कि चलिए 2 साल आपका कोरोना काल में बीता, आप कैसे काम करेंगे। तो देखिए, आप जो अरविंद शर्मा जैसे जो सरीखे जो पीएमओ में अधिकारी थे, गुजरात में अधिकारी थे, वो जाने जाते थे डिलीवरी बेस्ड डिलीवर के रूप में जो है। आज देखिए, मंत्रिमंडल में वो शामिल है, कई बड़े नाम नहीं है, तो नाम नहीं है तो स्पष्ट है कि आप देखिए दिनेश शर्मा जी को वो अब उप मुख्यमंत्री नहीं है इस समय, आप सीधे सीधे ब्रजेश जी को लाया गया। तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं यहाँ पे हम लोगों ने जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पे रविशंकर प्रसाद सरीखे बड़े नामों को सीधे सीधे हटा दिया था। तो वो एक तरह से जब ये लोग अपने ढंग से मूल्यांकन कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि भाई कौन डिलीवर कर सकता है, कौन हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ जी 2017 में आए थे, उस समय उनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ा गया था, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी की स्थिति बदली हुई है। उन्होंने 5 साल काम किया है, काम करने के बाद जनता का जो दोबारा जनादेश लिया है, तो उनके पास भी अनुभव है कि वो पुराने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ उनमें क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, उसका किस रूप में प्रयोग करें। तो ये जो मैं देख पा रहा हूं, पूरा मंत्रिमंडल जो गठित हुआ है, यह कहीं न कहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए, और 2024 के चुनाव के लिए आवश्यक है कि अगले 1 वर्ष में कुछ विशेष रिजल्ट मिले, यहां से जनता को सीधे सीधे लगे कि हाँ, कुछ बड़े वादे जो 2017 में भी छूट गए थे, 2012 में किए गए, वो 3 महीने में दिखने शुरू हो गए, या 6 महीने में दिखने शुरू हो गए, या 1 वर्ष में दिखने शुरू हो गए। पोरवाल जी, आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा। और चूंकि ये सवाल मैंने आपसे ही पूछा था, हालांकि मैं फिर से आपसे दोहराऊंगा सवाल कि भाई अखिलेश यादव को आज तो कम से कम जो है अप्रिशिएट करना चाहिए था, थोड़ा धन्यवाद दे देते, लेकिन आज भी कटाक्ष कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? जब चुनाव कोई निष्पक्षता से नहीं हुआ, रिजल्ट और परिणाम जो निकले हैं उसमें उन्होंने मनमानी की है। विधान परिषद चुनाव में भी आप देख रहे हैं किस तरीके मनमानी हुई है, तो उनको निश्चित है कि इनका मन इसमें अच्छा नहीं है, या उसके बेईमानी को हम सपोर्ट करें। दूसरा ये है, हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि 24 का ये मंत्रिमंडल है, जो 24 चुनाव होना है उसका मंत्रिमंडल है। और ये चुनाव में पूरा आप देखें, मंत्रिमंडल में आप देखा होगा टोटल जाति समीकरण बैठाल के मंत्रिमंडल बनाया गया है। आपने देखा होगा
भैया हमारे बहुत जल्दी से बोल रहे हैं, पता नहीं मेरी जगह पहले भी बोलने लगे थे, अब भी बोल रहे हैं। आपको पूरा टाइम दिया, अगर आप बताएं तो हम चुप हो जाएं। आप नहीं नहीं, वो आपसे नहीं कह रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे। पोरवाल जी अपनी बात कंप्लीट करें। पहले भी आपने हमें बोलने के लिए कहा था, भैया बोलने लगे। खैर, हम ये कह रहे हैं कि आप देखिए जाति समीकरण का तरीका समझिए आप, कि केशव प्रसाद जी मौर्य चुनाव हार गए हैं, इसके बाद भी एक वोट बैंक को साधने के लिए मौर्य जी हैं जो भयंकर अच्छे बोलने वाले वक्ता हैं, तो उनको साधने के लिए उन्हें केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो मुझे लग रहा है कि पूरा जो मंत्रिमंडल है वो जाति समीकरण को साधते हुए बनाया गया है, 2024 तैयारी करते हुए। अरविंद जी, एक सवाल और है, बाकी तो हम लोग इस मंत्रिमंडल पे चर्चा करते रहेंगे। आज कैबिनेट की जो बैठक हो रही है उसमें आपको क्या लग रहा है, प्रायोरिटी पर कुछ ऐसा हो सकता है कि आज भी कोई फैसला लिया जाए, और अगर है तो आपको क्या लग रहा है वो प्राथमिकता क्या सेट होने वाली है, अरविंद जी? आयुष, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने रखा था, और उसमें जो सबसे बड़े काम होंगे उसको लेके चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि चूंकि बहुत सारे नए मंत्री बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि लोग एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, बहुत बेहतर तरीके से परिचित हैं, लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ का अपना काम करने का एक तरीका है, और वो काम करने के तरीके के तहत आज जो है उन्होंने अभी शपथ ली, और उसके बाद उन्होंने कैबिनेट की जो है बैठक बुला ली। उसके बाद आज ही सभी लोगों के साथ रात्रि भोज का भी कार्यक्रम है। तो महत्वपूर्ण यह है कि काम करना है, काम के साथ कोई विश्राम नहीं है, कोई आराम नहीं है। आयुष, मैं समझता हूं कि जिन लोगों के नाम कटे हैं, जो मंत्री नहीं बन पाए हैं, उसमें मेरी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी मैं बात सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि उनको कहाँ जगह दी जाएगी, ये पार्टी का निर्णय है या मुख्यमंत्री का निर्णय है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि उसमें बहुत सारे बहुत बड़े नाम हैं। महेंद्र सिंह का नाम मेरे जुबान पे है, क्योंकि मुझे याद है कि योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार जहाज में वही यात्राएं कर रहे थे, उनके वीडियो बना रहे थे, उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे। उसके अलावा सतीश महाना का नाम है, जिनको सबसे इम्पोर्टेंट विभाग दिया गया था। जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है, इंडस्ट्री जो थी वो सतीश महाना के पास विभाग था। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा नाम है श्रीकांत शर्मा का, जिनके पास बिजली डिपार्टमेंट था। तो ये ऐसे नाम हैं जिनके कट जाने से कोई भी सोचेगा कि आखिर इनका नाम मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल हुआ। लीलकंठ तिवारी को धर्मार्थ कार्य और पर्यटन का विभाग दिया गया था। आशुतोष टंडन को नगरीय विकास बहुत ही अहम विभाग दिया गया था। ये बहुत बड़े नाम हैं, और मैं ये समझना चाहता हूं, ये अपने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कि आखिर क्या जवाब है इनका, इनके पास क्या, इनको क्या लगता है कि क्यों इन लोग के नाम का। चलिए मैं शरद जी से इसका जवाब लेता हूं। शरद जी, इसका जवाब अगर आप बात सुन रहे हो या तो मैं सवाल दोहरा दूं फिर। शरद जी, मैं सुन नहीं पाया। जी। शरद जी, देखिए सवाल यही है, और सवाल ये यहां पर अभी अरविंद जी ने उठाया कि जो बड़े नाम हैं, जिसमें उन्होंने बताया एक एक करके जिनके नाम इस बार कटे हैं, सतीश महाना से लेकर के हम लोगों ने देखा श्रीकांत शर्मा हो गए, आशुतोष टंडन हो गए, इन लोगों को अगर आप नहीं शामिल कर रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? और ये बड़े नामों को हटा देना जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, इस पर आपका रिएक्शन एक चाह रहे हैं अरविंद जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपनी पूरे मनोयोग से लगन से काम किया था, तो क्या जिम्मेदारी किसको दी जाए। केंद्र में भी यही हुआ, जैसे भी आप कह रहे थे कि दो मंत्रियों को बहुत ही कद्दावर नेता थे, उनको कुछ और कार्य दिया गया है। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी पार्टी जो है समय समय पे बदलाव करती है, क्योंकि किसी न किसी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। हो सकता है नए चेहरे आए, जो पुराने हैं उनको कोई ना कोई और उससे हो सकता है बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो ये तो एक अभी प्रोसेस चल रहा है, इस पे कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। तो ये निरंतर चलता रहे। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी का जो नियम है कि समय समय पे बदलाव किया जाता है, नए चेहरे लाए जाते हैं, पुराने चेहरों को और जिम्मेदारी दी जाती है, या हो सकता है कि बाद में कहीं वापस उनको लाया जाए। तो ये इस पे कोई हम लोग टीवी चैनल पे बहस नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग आकलन अपना लगा सकते हैं कि क्या होगा या क्या होना चाहिए था, लेकिन इस पे हम लोग कोई टिप्पणी करना जो है कि क्यों पार्टी ने किया, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। क्या होगा नहीं, मैं समझ गया, लेकिन क्या होगा शरद जी? जवाब तो देना होगा ना। अंदरूनी मामला तो मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन इतना ज्यादा अंदरूनी है कि ये समझ गले उतर नहीं रहा है ना।
डिप्टी सीएम हटा दिए गए, इतने बड़े बड़े कद्दावर मंत्री हटा दिए गए। ये सभी जानते हैं कि अंदरूनी मामला है, लेकिन कुछ तो होगा, कुछ तो लोगों के सवालों का जवाब देना होगा। शरद जी आवाज मिल रही है? नहीं, वो आवाज चतुर्वेदी जी की नहीं। चलिए शरद जी तक शायद अरविंद जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरविंद जी यही कह रहे हैं भाई, देखिए ये तो बताना पड़ेगा ना आपको, ये कहने से तो काम चलेगा नहीं कि भाई अंदरूनी मामला है या शीर्ष नेतृत्व। भाई बड़े नाम है, एक तो डिप्टी सीएम से लेकर के बड़े कैबिनेट स्तर के मंत्री, कुछ तो ऐसे भी जो लगातार जीत भी रहे थे, उनको अगर आप नहीं ले रहे हैं तो परफॉर्मेंस बेसिस को तो आप कह नहीं सकते हैं। क्या कारण है इसके पीछे, कुछ तो बताएंगे? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये अंदरूनी मामला है पार्टी का है। हर व्यक्ति ने काम किया है, ये नहीं कि जो मंत्री थे उन्होंने अच्छा काम किया, जो मंत्री थे उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़ा मंत्री और पदाधिकारी जो है उसका अधिकार है, उसको पद मिले या ना मिले ये पार्टी का फैसला है। तो पार्टी जब भी तो फैसला करेगी वो उसका अंदरूनी मामला है। क्यों किसके लिए, किसको क्या जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या आकलन हुआ है, क्या फैसला आगे होगा, जो जिनको अभी पदभार नहीं दिया गया उनको आगे क्या पदभार दिया जाएगा, ये अंदरूनी मामला है। और इसपे पार्टी जब फैसला करेगी तब हम लोग उसका इंतजार करेंगे तब तक। चलिए मनोज मिश्रा जी, इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको मनोज जी क्या एक लग रहा है ये, क्योंकि अगर हम इसको 2024 के साथ जोड़ रहे हो, सारे पैनलिस्ट अगर ये कह रहे हैं कि देखिए ये 2024 की तैयारी के तौर पर इसको आप देखिए, तो कुछ जो नए चेहरे हैं या जो कुछ जिन चेहरों पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इनको भाई शामिल नहीं किया गया, क्या अभी जो कुछ लोग हैं उनको मान के चलें प्रोबेशन पीरियड पर हैं, या फिर लोकसभा चुनाव के आते आते अभी हो सकता है कि एक और कोई प्रशासनिक, एक और कोई सर्जरी इस मंत्रिमंडल के अंदर, या कुछ नए चेहरों को हो सकता है दोबारा से हम देखें, या पुरानों को हम रिपीट होता हुआ देखें? इसको कैसे देखेंगे मनोज जी? आयुष जी, अरविंद भाई साहब की बात पूरी तरह सुने नहीं या क्या बात थी, मैं थोड़ा समय लूंगा, जो पिछली बार मैंने समय नहीं मतलब मुझे नहीं मिला था, और सपा प्रवक्ता नाम की वजह से कंफ्यूज हूं। मेरा उनसे कोई सवाल नहीं था, ना मैंने उनका कोई टाइम लिया था। रही बात किसको क्या जिम्मेदारी देती है, आपका अंदरूनी मामला है, होना चाहिए, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद खाली हैं, बड़े मंत्री थे और बड़े जिम्मेदारी आपने उनको दी थी। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जैसा कि अभी सवाल है, दिनेश शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा समेत लगभग दर्जन भर ऐसे मंत्री जिनको आप हटा दिए। आपने किया, वो आपका अधिकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन जब आप किसी को रखते हैं और किसी को हटाते हैं सवाल बनता है, और हम लोग खासकर यही करते हैं। चलिए, लेकिन जो आयुष जी आपका सवाल है कि आगे क्या करेंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है, 365 दिन करती है, चुनाव से लेके, सरकार से लेके, संगठन से लेके, और हर चीजों को मूल्यांकन कर करके वो आगे बढ़ती है। अभी जो नई कैबिनेट का आज गठन हुआ, या योगी सरकार 2 का जो शुरुआत हुई, आज पहली कैबिनेट के अभी लोगों में बैठक चल रही है, तो आगे आने वाले 6 महीने में, साल भर में, और जो लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि हर बात का कई लेयर पे इनका ऑब्जर्वेशन होता है, इसलिए बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये फाइनल है, इसमें बदलाव नहीं आएगा, या कुछ लोगों को बढ़ाएंगे नहीं कुछ लोग, बल्कि ये कह सकते हैं जैसे अब देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, एक बड़ा पद संगठन का खाली हो रहा है, अब वहां किसको समायोजित करते, किसको क्या नई जिम्मेदारी देते हैं। और आयुष जी, जो सबसे बड़ी बात है, मैं फिर कह दूं कि इतनी बड़ी जो जीत इनको मिली है 2019 में, इनको मिली केंद्र के लिए, और 37 साल बाद योगी चेहरा 2017 में नहीं थे, योगी जी चेहरा 2022 में हुए हैं। पिछली बार तो मोदी के चेहरे पे पूर्ण बहुमत आई, योगी जी मुख्यमंत्री बने। तो अब जवाबदेही सरकार की पिछले काम की, आगे नए लक्ष्य की, और 2014 में ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने की, उस पर हर बात पर प्रयोग भी होगा, निर्णय भी होगा। और हमको आपको जैसे इनकार नहीं कर सकते कि दिनेश शर्मा जी अगर गुजरात के प्रभारी की बात कर लें, लखनऊ के मेयर की बात कर लें, तभी पब्लिक फिगर उस तरीके से नहीं रहे जिस तरीके से अगर उनको ब्रजेश पाठक पे कंपेयर करें। कारण ये था कि कोरोना 2 के बाद जो ब्राह्मणों को लेकर के सवाल उठ रहा था, ब्रजेश पाठक एक ऐसे विधायक या मंत्री थे लखनऊ में जो सबके साथ, मतलब वो तेरही से लेकर, मुंडन से लेकर के, मृत्यु से लेकर के, शादी बारात से लेकर के अवेलेबल भी रहे हैं और लोगों की मदद भी की। तो ये जो केशव मौर्य को आप देखिए, चुनाव हारने के बाद भी उनको दोबारा वही पद दिया गया। कारण ये है कि ओबीसी को बड़ा चेहरा है, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनकी अपनी एक पकड़ है, उनका एक बड़ा सहयोग समर्थन है। तो अब अरविंद शर्मा पर देख लीजिए, अरविंद शर्मा को आपने देखा होगा, जब ब्यूरोक्रेट तो यूपी में लाया गया, बहुत सारे सवाल हुए, अंततः देखिए उनको उनको मंत्री बनाया गया। इसी तरीके से लगभग कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री,
में बहुत सारे नए चेहरे हैं, और नए चेहरे इसीलिए हैं वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनको एक लक्ष्य है कि आगे वो बेहतर परफॉर्मेंस करें ताकि हम 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें। और योगी जी के लिए भी ये टारगेट होगा कि जनता के को तो वो ठीक करें, जनता के किए गए वादे को पूरा करें, लेकिन वो केंद्र में जो 80 में 64 या 80 में 73 थी, उससे उनकी उम्मीदें बढ़ती हैं। और यही वजह थी कि पिछले काफी दिनों से मंथन चलता रहा और ये रूप लेकर के आए। विपिन जी, क्या अभी हम मान के चलें, क्योंकि एक तो बात अभी मनोज जी ने भी कही कि इसको आप बिल्कुल फाइनल मत मानिए क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में समय है, क्या कुछ प्रोबेशन पर भी हो सकता है? क्योंकि परफॉर्मेंस तो देखती है भारतीय जनता पार्टी, और अगर परफॉर्मेंस नहीं होता तो बहुत सारे लोग हम लोग देख रहे हैं बाहर हैं उस फहरिस्त से, हो सकता है कुछ रिपीट भी हो जाए या कुछ और नया देखने को भी मिले। क्या लग रहा है कि अभी हम इसको मान के चलें इस तरह से? देखिए, किसी सभी यहाँ पर परफॉर्मेंस के आधार पे ही सबका चयन होता है, और निश्चित बात है कि कोई ये यहाँ पर कोई ये बात समझ के बैठ जाए, आश्वस्त हो जाए कि बस वही मंत्री बना रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम ये भाजपा में नहीं होता। तो ये बात देखिए, अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य का उदाहरण लें तो वहां पर कोई ना कोई कारण रहा होगा कि जब वो हताश होकर सपा की तरफ रुख कर गए। वो अलग बात है कि वो चुनाव हार गए बाद में और फिर उनकी शिकस्त हुई, लेकिन कोई ना कोई देखिए आधार पे ही चयन हुआ था कि किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा चुनावों में। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसमें ये अगर इसका दूसरा पहलू सिक्के का ये भी है कि यहाँ पर राजनीतिक दल ये सोचने लग जाए कि ये फलाना नेता आके नाराज हो जाएगा और दूसरी तरफ रुख कर जाएगा, वो भी एक पहलू है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मेरिट, सबसे पहले आपकी जवाबदेही बनती है जनता जनार्दन की तरफ, कि जनता अगर खुश नहीं है और रिपोर्ट कार्ड मिल रही है किसी एक नेता की कि उनके विधानसभा क्षेत्र में वो वहां पर नाखुश थे, तो वो बिल्कुल उनका हक नहीं बनता कि वो दोबारा उनको चुनाव लड़ाया जाए, और यही मापदंड होना चाहिए। और यहाँ पर अभी जिनको मौका मिला है तो उसमें उनको काम भी करने पड़ेंगे। अपनी जो उन पे भरोसा जताया गया है कि आपको नेता बनाया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल करा गया है, तो उनके कंधों पे जिम्मेदारी और दुगनी बढ़ गई है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो ये कहने से काम नहीं चलने वाला आपकी वहां पर कोई काम में हमारे बाधा डाल रहा है या केंद्र से कई योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिल रही या फंड्स नहीं मिल रहे, तो अब ऐसी नौबत तो आने वाली नहीं है। तो यहां पर बिल्कुल राह बड़ी आसान है। यहां पर जो करेगा, जो परफॉर्म करेगा, सिर्फ वही मंत्रिमंडल में बना रहेगा। और यह बात तय है कि यहां पर जो समझेगा कि टेकन फॉर ग्रांटेड है, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप ये मंत्रिमंडल की भी बात करें, बड़ा नपा-तुला, बड़ा संतुलित है ये कि 5 महिलाओं को मौका मिला गया है, क्योंकि महिलाओं ने जिस अंदाज में आके योगी का, मुख्यमंत्री योगी का समर्थन दिया है इन चुनावों में, तो वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व है, क्योंकि यहाँ पर इतनी उम्मीद नहीं थी कि महिलाएं इतना समर्थन देंगी। तो अब दायित्व और बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है कि योगी सरकार का, कि यहाँ पर अब वो महिलाओं के प्रति, महिलाओं के लिए कुछ ऐसी योजनाएं, नीतियां लेके आए जिससे उनको बिल्कुल वो एक अच्छा संदेश मिले कि हमने जिन पे भरोसा जताया है वो पूरे खरे उतरे हैं हमारी उम्मीदों पर। बिल्कुल। राहुल लाल जी, आप भी इसको क्या इसी तरह से देखते हैं? यहाँ भी अभी मान के चलें, चूंकि परफॉर्मेंस बेस तो है, बहुत सारी चीजें हमको दिख रही हैं, लेकिन अभी एक बड़ी चुनौती आपको क्या ये नहीं लगता कि जो बड़े चेहरे हैं या फिर जिनको लेकर के कोई इफबट नहीं था, अगर वो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं हो रहे हैं तो फिर उनको एडजस्ट आप कहां करेंगे? ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। या फिर 2024 में उनको कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर उनको उस लड़ाई में कहीं उतारा जा सकता है, इस वजह से भी हो सकता है कि उनको साइडलाइन किया गया हो। कैसे इसको आप देखेंगे? क्या इस स्तर पर आपको लगता है चुनौती है, राहुल लाल जी? नहीं, देखिए, इस स्तर पर चुनौती है, जिसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि जो नाम हटे उसमें कई बड़े नाम है। हालांकि देखिए, दिनेश शर्मा जी के नाम को हटने पे मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा, क्योंकि दिनेश शर्मा बनाम अगर हम लोग ब्रजेश पाठक उनको देखते हैं, दोनों के कार्यशैली को देखा जाए तो वो उस मामले में तो फिर हमें वो लग रहा है कि वो निर्णय कहीं न कहीं परफॉर्मेंस के आधार पे लिया गया है कि आपने उनको चुना, चूंकि वो लगातार सुबह सुबह सैकड़ों की संख्या में लोगों से मिलते हैं, तो उनकी एक अलग तरह से कार्य पद्धति रही है, तो वो एक परफॉर्मेंस में मामला आगे दिख रहा है। लेकिन जो कई दूसरे और नाम हैं उसके कारण तो फिर भारतीय जनता पार्टी भले कह ले कि वो अंदरूनी मामले हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि उसमें कुछ तो, चलिए, इनको संगठन में की भी जरूरत होगी, चूंकि स्वतंत्र देव सिंह भी मंत्री बन चुके हैं, तो चलिए एक को तो आप संगठन की भूमिका दे दीजिएगा, लेकिन और लोगों को कहां पे लाया जाएगा? तो इसका कारण क्या रहा? अचानक से चूंकि उनके परफॉर्मेंस अच्छे थे फिर भी नाम कटा, तो क्या कहीं हम लोग जब विश्लेषण करेंगे तो इसमें ये सवाल भी उठते हैं कि क्या दिल्ली दरबार और जो लखनऊ दरबार में कुछ टकराहट की स्थिति थी, तो उसमें भी दोनों पक्षों के कुछ नाम कटे हैं क्या, या फिर पार्टी ने कुछ लॉन्ग टर्म के अपने प्लान बनाए हैं?
चूंकि देखिए हम लोग देख रहे थे कि भाई जो शर्मा जी थे, अरविंद शर्मा जी, उनके नाम पे लेके पिछले साल से ही मचा हुआ था, लेकिन वो मंत्रिमंडल में है। देखिए वो प्रधानमंत्री के काफी निकटतम अधिकारी रहे थे, और मैं मानता भी हूं कि उन्होंने कोरोना काल में बनारस या आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से काम किया, या फिर पीएमओ में जो उनका कार्यक्रम जिस तरह से वो काम करते थे, वो डिलीवर काफी शानदार करते थे, तो उन तत्वों का ध्यान रखा गया। लेकिन महेंद्र सिंह सरीखे लोग जो हम लोग नहीं सोच सकते थे कि वो नहीं होंगे मंत्रिमंडल में, तो या तो फिर उनको संगठन में कुछ बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, या तो फिर कहीं न कहीं इस पूरे मंत्रिमंडल के निर्माण में कुछ खींचातानी की आंतरिक स्थिति भी रही है, जो कि हम लोगों को जल्दी पता चल जाएगा आयुष जी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि ये मंत्रिमंडल फिर भी काफी हद तक संतुलित है, और लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेकिन जो सवाल आपका था कि अगर इसको सही ढंग से इन लोगों को हैंडल नहीं किया गया, इन बड़े नामों को, क्योंकि देखिए अगर हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि बिजली जो है कि लगातार जो है कि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हो रही है, और जो बिजली मंत्री हैं वही अब जो है कि यहाँ पे नहीं है, तो या तो फिर संगठन के लिए कहीं न कहीं उनके बड़े जिम्मेवारी को भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में देख के रखा है। अरविंद जी, क्या ये संदेश इस मंत्रिमंडल के जरिए उन नए चेहरों को भी है, या फिर जिनको इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर लाया जा रहा है, क्या उनको ये संदेश दे दिया गया है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि परफॉर्मेंस तो देना होगा, और परफॉर्मेंस नहीं होगा तो हम क्या ये मान के चले, अगर 24 की तैयारी है तो फिर हो सकता है 24 से पहले पहले हमको कुछ परिवर्तन भी देखने को मिले, और जो बड़े चेहरे हैं या जिन चेहरों पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या उनको एडजस्ट करना भी एक चुनौती रहेगा पार्टी के लिए? इसको कैसे देखेंगे अरविंद जी? देखिए, ये जो मंत्रिमंडल है वो बहुत सारे संदेश देता है। इतने सारे एक साथ नए मंत्री बनाए जाना, बड़े बड़े लोगों को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाना, ये अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा संदेश है, और लोगों को इस बात को समझना होगा। जैसा अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है काम में अगर अंतर देखते हैं तो मुझे ये अंतर समझ में आता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, धीरे धीरे वो रीजंस खैर पत्रकारों को तो पता ही है, लेकिन मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ। जैसे ऊंचाहार की एक घटना, एक छोटा सा एक रीजन मैं बताता हूँ। ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। जी जी। इसको लेके डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कहा, उनके क्या बयान हैं, और ब्रिजेश पाठक ने क्या कहा, उनके बयान हैं, और ये सब जग जाहिर है। तो सवाल ये है कि जिस बिरादरी का आप नेतृत्व करने के लिए बनाए जाते हैं, उस बिरादरी के लिए आप कैसे काम करते हैं, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि पार्टी आपसे ये अपेक्षा करती है कि आप जो है उनके नुमाइंदगी अगर कर रहे हैं, उनके मुद्दों को उठा रहे हैं, उनके सवालों को उठा रहे हैं, तो आपको उनके सुख दुख में खड़ा रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और सरकार में भी लड़ना पड़ेगा। लोगों ने बड़ी नाराजगी जताई थी, और मुझे याद है अच्छी तरह से, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, और आप कोई खिलाफ बात करते हैं तो दूसरे विपक्षियों को सवाल उठाने का मौका मिल जाता है। उस समय ब्रिजेश पाठक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का काउंटर किया था, और स्वामी प्रसाद मौर्य सरकार में मंत्री थे। जी जी। तो सवाल यह है कि जो वक्त था वो वाकई उस समय इसी की आवश्यकता थी, और ब्रिजेश पाठक ने वो करके दिखाया। तो जो करेगा इनाम तो उसी को मिलेगा। बिल्कुल। चलिए विपिन जी, एक सवाल मेरा भी ये है कि ये जो कैबिनेट बैठक हो रही है, चूंकि उस पर भी हम लोग को फोकस रखना होगा, क्योंकि आज से ही हम देख रहे हैं कि वो वर्किंग प्रोसेस में आ रहा है। एक बड़ा फैसला क्या आपको लगता है जो प्राथमिकता में है, और आपको लगता है कि वो लिया जा सकता है, या वो क्या हो सकता है? कोई पहला फैसला अगर हम लोग देखें कि आज इस कैबिनेट के अंदर भी अगर लिया जाता है तो? देखिए, डे 1 से अगर आप एक अच्छा संदेश देते हैं जनता को, तो वो जनता बिल्कुल आश्वस्त हो जाती है कि ये सरकार जो अब 5 साल कार्यभार संभालेगी और अब सरकार में रहेंगी, तो वो बिल्कुल ये प्रतिबद्ध रहेंगे कि हमारे विकास के लिए हमारे कुछ ऐसे अधूरे सपने, ऐसे अधूरे काम जो रह गए हैं, उनको पूरा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम प्राथमिकता की बात करें तो देखिए, वो तो फिर बहुत लंबी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य की बात करें, आपकी स्वास्थ्य का स्तर काफ़ी उसमें उद्धार की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी कमियां रही थी कि कोरोना काल में भी हमने देखा कि बार बार उसमें बोला जा रहा था कि अगर यहाँ पर ये चीज़ होती, अस्पताल और बढ़िया होते, इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़िया होता, तो कई जान मान से बचाया जा सकता था। तो यहाँ पर अभी प्राथमिकता आप ये मान के चलिए कि स्वास्थ्य के स्तर को और बढ़ाने के लिए होगा, कुछ ऐसी घोषणाएं सरकार करेगी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जो जितने लाभार्थी रहे, एक तो ये बात तय है कि राशन, जो मुफ्त राशन दिया गया, वो सरकार अपनी योजना जारी रखेगी, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि अभी भी आर्थिक तंगी है और कई लोग बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी
एक बहुत ज्वलन मुद्दा है इस समय, तो सरकार को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। महंगाई चलिए, अपनी राहुल चरम लाल जी से भी मेरा यही सवाल है। राहुल लाल जी, आपको क्या लगता है अगर कोई एक फैसला, क्योंकि सरकारें अपनी प्राथमिकता तय करके चलती हैं और हम लोगों ने देखा है कि ये कहा भी जाता है इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि हमारी सरकार बनते हमारा पहला फैसला ये होगा, आज कैबिनेट की बैठक है, कुछ उम्मीद आपको ये लग रहा है या प्राथमिकता आपको क्या नजर आती है? राहुल लाल जी, देखिए, प्राथमिकता में हमें लग रहा है कि सरकार को कहीं न कहीं बेरोजगारी जैसे मामलों को इनको प्राथमिकता में रखना होगा, क्योंकि देखिए विपक्ष ने इन मामलों को उठाया, कुछ हद तक विपक्ष को सफलता मिली भी और उनकी सीटों की संख्या में भी वृद्धि हुई, लेकिन जनता ने अंततः उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। विश्वास जो है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया। तो हम लोग देख रहे थे कि सरकार गठन से पहले ही कुछ इस प्रकार की सूचनाएं आनी शुरू हो गई थी। तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल के द्वारा, अभी हम लोगों ने पंजाब में भी देखे एक प्रकार से रोजगार से संबंधित घोषणाएं वहां की भी सरकार ने की, हो सकता है यहाँ पे भी कुछ हम लोग इस प्रकार की घोषणा देखें। नंबर 2 की देखिए, आने वाले जल्द ही ये जो मुफ्त राशन था, तो मुफ्त राशन की अवधि पहले मार्च तक की थी, तो उसको भी आगे तक बढ़ाने की घोषणा वो भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी अर्थव्यवस्था हम लोगों की बेहतर नहीं हुई और लोगों को। चलिए, और राहुल लाल जी, हम लोग को भी इंतजार रहेगा आज इस कैबिनेट की बैठक के बाद, देखना होगा कि आज क्या फैसला लिया जाता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि आज योगी 2.0 उसके कार्यकाल की भी शुरुआत हो गई, आज मंत्रियों ने भी शपथ ले ली, लेकिन अब देखना यह है कि आगे यहां से योगी 2.0 का कार्यकाल कैसा रहता है, प्राथमिकताएं क्या रहती हैं, ये देखने के लिए अभी हम लोग लगातार इस पर बने रहेंगे कि आखिर क्या कुछ फैसला आज इस कैबिनेट की बैठक के बाद भी लिया जाता है। और अगर 2024 केंद्र में है तो फिर यहां जो आज मंत्रियों ने शपथ ली है उसका आगे आने वाले समय में भविष्य में राजनीतिक तौर पर क्या परिणाम होगा। आज सवाल तो बनता है में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।